पहलगाम हमले को लेकर एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव एक और बड़ा खुलासा। वैसरन घाटी से बाहर जाने के लिए 54 रास्ते हैं। इनमें से कुछ रास्ते जो है वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं और कुछ रास्ते पहाड़ के नीचे उतरते हैं। वहां पर सेना का इन 54 रास्तों में जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। एनडीटीवी इंडिया का प्राइम टाइम शो, दिन भर की तमाम बड़ी खबरें एक साथ एक जगह पर। आज शुरुआत करते हैं 3 अहम तस्वीरों से। पहली तस्वीर चिनाब नदी की है। आज पूरे दिन ये तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। ऐसा पहली बार हुआ कि चिनाब नदी में इस तरह से लोग नदी के भीतर घूमते नजर आए, क्योंकि पानी था ही नहीं, पानी रोक लिया गया है और पैदल नदी को पार किया। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद भारत ने बगलिहार डैम का पानी रोक दिया है, जिसके बाद चिनाब नदी की ये तस्वीरें आज सामने आई। हालांकि बाद में पानी छोड़े जाने के बाद चिनाब में फिर से पानी भर गया। और ये दूसरी तस्वीर अब आपके सामने है, जहां पर जर्मनी के स्टटगार्ट में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लोगों ने आज मार्च निकाला। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे। और अब बात करते हैं आज की एक और तस्वीर की। ये तस्वीर हालांकि कल की है, लेकिन आज ये दिन भर चर्चा में रही। बीजेपी ने इस तस्वीर को बड़ा मुद्दा बना दिया। कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय, जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ा था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने खिलौने हवाई जहाज पर राफेल लिखा और उसके नीचे मिर्ची और नींबू काट लगाया, जैसे वो लगाते ना कि नजर ना लगे नई चीजों को, उस तरीके से नजर बट्टू जिसको कहते हैं। और माखौल उड़ाने की कोशिश की कि नए नए राफेल क्या सजाने की कोशिश रखे हुए हैं, क्यों नहीं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के साथ खड़े होने का वादा करती है और कहती है कि जब सरकार जब चाहे जहां चाहे आतंकियों का सर्वनाश करे, हम सरकार के साथ हैं। वहीं कांग्रेस के नेता अजय राय जैसे नेता, जो कि यूपी से आते हैं, जो गांधी परिवार के नज़दीकी माने जाते हैं, वो जब इस तरीके से माखौल उड़ाते हैं भारतीय वायुसेना का, तो जाहिर तौर पर इस पर विवाद तो बढ़ ही जाता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और खूब जमकर घेरा अजय राय को। इस बीच आपको बताएं, एक बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही है। हम एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने निंदा की और कहा कि भारत और पाकिस्तान अब संयम बरते। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहलगाम हमले की निंदा की, एंटोनियो गुटेरेस ने, और कहा कि भारत और पाकिस्तान को अब संयम बरतना चाहिए। सवाल यह है कि जब आतंकी हमला हुआ था तब पाकिस्तान से क्यों नहीं कहा कि वो आतंकियों का साथ छोड़ दे। सैन्य विकल्प समाधान नहीं है, ये भी एक बड़ी खबर है। गुटेरेस कह रहे हैं कि सैन्य विकल्प समाधान नहीं है, यानी भारत अगर कोई सैन्य कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के इस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो इसके साथ नहीं है। भारत और पाकिस्तान को संयम बरतना चाहिए। सवाल है कि जब पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को हिंदुस्तान में कुछ भी करने की खुली छूट देता है, तब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस तरह का बयान क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस बयान पर भारत की प्रतिक्रिया क्या आती है, उसका भी हमको इंतजार है।
और ये शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर की, आज के सबसे बड़े खुलासे से। खबर यह है कि पहलगाम पर आतंकी हमले के 3 दिन पहले सीमा पार एक बैठक हुई थी। जी हां, और चौंकाने वाली बात है कि इस बैठक में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास भी शामिल हुआ था। और ध्यान देने की बात यह है कि इसके पहले भी हमास, लश्कर और जैश की बैठक के बारे में खबरें आ चुकी हैं, लेकिन वो बैठक फरवरी में हुई थी। अब जो ताज़ा खबर इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये कि तीनों आतंकी संगठन, यानी हमास जो कि फिलिस्तीन में ऑपरेट करता है, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन तीनों आतंकी संगठनों ने 22 अप्रैल के हमले के महज 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक अहम बैठक की। यानी पहलगाम अटैक की प्लानिंग के तौर पर खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक को देखना चाहिए। उस मीटिंग में वहां जो आतंकी शामिल हुए थे, जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर भारत के लोगों का कत्ल कर दिया, क्या वहीं से इंस्ट्रक्शन मिला था? क्योंकि 7 अक्टूबर को जो कुछ इजराइल में हुआ था, हमास के द्वारा किया गया, उसी स्टाइल में ये हमला भी देखा गया जो पहलगाम में हुआ। क्या हमास लश्कर को अपने तरीके सिखा रहा है? आतंकियों की इस रैली में आप जो काली गाड़ी देख रहे हैं, उसके अंदर हमास का कमांडर खालिद कयूमी बैठा हुआ है। खालिद कयूमी जैश के आतंकियों के सुरक्षा घेरे में है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम आतंकियों ने कब, कहां और क्यों ये रैली निकाली, और इस आतंक की बारात का पहलगाम आतंकी हमले से क्या रिश्ता है। 22 अप्रैल को पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में आतंकियों ने मजहब पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी। अब खुलासा हुआ है कि इस दरिंदगी से 3 दिन पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें गाजा और फिलिस्तीन मामले की तुलना कश्मीर से की गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन पर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला आतंकी भारत के खिलाफ भाषण दे रहा है। कुछ समझ पाए आप? पहलगाम में जो हमला हुआ वो लगभग वैसे ही हुआ जैसे हमास ने इजराइल पर किया था। अगर हमास के आतंकियों के हमले का पैटर्न देखें तो वो पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के पैटर्न से काफ़ी मिलता जुलता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल में हमला किया, जहां म्यूजिक फेस्टिवल में हज़ारों की संख्या में लोग थे और वहां पर आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया। आतंकवादियों ने जो वहां पर लोग थे उनको काफ़ी नज़दीक से गोलियां मारी। कई ऐसे लोग थे जिनको घुटनों के बल बिठाया गया, उनकी गर्दन और सिर में गोली मारी और उसके बाद आतंकियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और ऐसे तमाम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किए। ये भी बात सामने आई कि यहूदियों को चुन चुन कर वहाँ पर मारा गया। कुछ ऐसा ही हमला पहलगाम में हुआ। वेस्टर्न में हुए आतंकी कत्लेआम से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को पाकिस्तान के बहावलपुर में हमास और लश्कर तैयबा की एक मीटिंग हुई। ये बैठक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हुई। इसी दिन हमास के आतंकी कमांडर खालिद कयूमी के साथ जैश ए मोहम्मद के आतंकी रऊफ असगर की मीटिंग हुई। दरअसल इसी साल फरवरी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमास, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो 19 अप्रैल तक यानी पहलगाम आतंकी अटैक से ठीक पहले तक लगातार चलता रहा। आप आतंकियों का ये जो काफिला देख रहे हैं, ये फरवरी महीने का बताया जा रहा है। हमास का कमांडर खालिद कयूमी इस काली गाड़ी में बैठकर मीटिंग में शामिल होने जा रहा है।
इस वीडियो में आतंकी संगठन जैश का गाना चल रहा है और गाड़ी पर जैश का झंडा लगा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 5 फरवरी को पीओके में हमास, लश्कर और जैश के आतंकियों की जो सभा हुई, उसमें इस नापाक गठबंधन को औपचारिक रूप दिया गया। इस रैली में इस गठबंधन को कश्मीर एकजुटता और हमास ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रैली में पहलगाम हमले की योजना बनाने वाले आतंकी भी शामिल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पीओके में हुई इस बैठक में पहली बार हमास और लश्कर के आतंकी एक साथ दिखे। लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। हमास की ओर से खालिद कयूमी के अलावा और नाही जहीर भी यहाँ मौजूद था। इसके अलावा आतंकी मसूद अजहर का भाई तल्हा सैफ भी रैली में शामिल था। इस सम्मेलन में करीब 100 के आसपास आतंकी शामिल थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शहीद साबिर स्टेडियम में आयोजित आतंकियों की इस रैली में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आतंकियों ने गीदड़ भपकिया दी और कश्मीर में साजिशों की कस्में भी खाई। और इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले में हमास का पैटर्न भी दिखा। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना, घुटनों के बल बैठाना, माथे पर गोली मारना और गर्दन में गोली मारना। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अब सोची समझी रणनीति के तहत हमास के रास्ते पर चल रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी एजेंसी ISI की भी पूरी सहमति है। भारत के खुफिया सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिली है कि हमास, लश्कर और ISI मिलकर पूरी तरीके से हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं। उसी की स्कीम के तहत ये प्लानिंग की गई और ये हमला पहलगाम में 22 अप्रैल को किया गया। इस हमले की जांच कर रही NIA अब तेजी से आगे अपनी जांच को बढ़ा रही है। इस समय पूरी जांच 54 रास्तों की पड़ताल पर जाकर टिक गई है। इसके अलावा उन स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जिनसे कोई जानकारी मिलने की संभावना है। माना जा रहा है OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसके बारे में हमने आपको पिछले हफ्ते डिटेल में बताया था, OGW से NIA को अहम सुराग मिल सकते हैं और OGW को लेकर NIA इन 54 रास्तों की खाक छान रही है। NIA को भरोसा है, उसके पास जो इंटेलिजेंस है, कि ये आतंकी जो कश्मीर में 22 तारीख को हमला करने आए थे, 22 अप्रैल को, ये अभी भी इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं। गिनने लगेंगे तो हाथ कांपने लगेंगे, लेकिन उस दिन बैसरन घाटी में आतंकियों के हाथ नहीं कांपे थे। और कुछ लोगों ने आतंकियों के हाथ को मजबूत करने जैसा नापाक काम भी किया। अब NIA सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW को हिरासत में लेकर यही पता कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बैसरन के दरिंदों का साथ दिया। पहलगाम हमले को लेकर NIA लगातार जांच कर रही है और जांच के सिलसिले में लगातार पहलगाम थाने में जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है और उनसे NIA की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो बैसरन घाटी में हमले के वक्त वहाँ पर मौजूद थे। इनमें तमाम फोटोग्राफर हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, जिप लाइन वर्कर हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, होटल मालिक हैं। तो इनसे लगातार जो NIA की टीमें हैं वो पहलगाम थाने में ही पूछताछ कर रही हैं और NIA की टीमें यहाँ पर लगातार कैंप कर रही हैं और यहीं पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं। जहाँ पर इसके ठीक पिछले जो बैसरन घाटी है वहाँ पर हमला हुआ था 22 अप्रैल को और बैसरन घाटी के रेडियस में जो 5 किलोमीटर का दायरा है, उस दायरे में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, उनको NIA की टीम बुलाकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस बात का पूरा शक है कि आतंकवादियों की मदद कुछ लोकल लोगों ने की है। इस बीच पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों की तलाश कुल 54 रास्तों पर टिकी हुई है। दरअसल बैसरन घाटी से 54 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इनमें कुछ रास्ते ऊपर की तरफ घने जंगलों और पहाड़ों की तरफ, तो कुछ रास्ते नीचे तराई की ओर जाते हैं। और ये वो रास्ते हैं जो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। जंगल के इन्हीं रास्तों में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का जबरदस्त ऑपरेशन जारी है। इस बीच ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करने के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें जंगलों में लेकर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अभी कहीं जंगल में ही हाइडआउट में छिपे हुए हैं। अब तक की जांच और बयानों से पता चला है कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में फायरिंग में केवल 3 आतंकी शामिल थे।
बाकी कुछ आतंकी मदद के लिए पीछे थे। बताया जा रहा है कि वो काफी ट्रेंड थे और हमले के पहले टूरिस्ट स्पॉट की पूरी तरह से रेकी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए हमले के पहले पहलगाम के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनकी रेकी करवाई थी और 3 से 4 टूरिस्ट स्पॉट की रेकी हुई थी, जिसमें हमने नाम बताए थे। बेताब वैली है, एम्यूज़मेंट पार्क है, इसके अलावा आरू वैली है, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा बल ज़्यादा था और ये सारे जो स्पॉट है ये नीचे हैं, इसीलिए वायसरन वैली को चुना गया क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एजेंसियों ने खुलासा भी किया है कि हमले में शामिल आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि कुछ पूर्व आतंकियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। आतंकी पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की ट्रेनिंग पा चुके हैं। आपको ये तो हमने पहले ही बताया है कि पाकिस्तानी आतंकी हासिम मूसा पाकिस्तान में एसएसजी का पैरा कमांडो रहा है। पहलगाम अटैक के पीछे आईएसआई का मकसद कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना बताया जा रहा है। आज पाकिस्तान का पानी उतर गया। जी हाँ, हम आपको अब 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो आज पूरे दिन चर्चा में रही। पहली तस्वीर 2 मई की है, जब चिनाब नदी में हमेशा की तरह पानी भरा हुआ था, और दूसरी तस्वीर आज सुबह की है, जब ऐतिहासिक रूप से चिनाब का पानी घट गया और लोग पैदल ही नदी के पाट को पार करने लगे क्योंकि वहाँ पानी था ही नहीं। और तीसरी तस्वीर आज शाम की है, जब एक बार फिर दरिया में पानी छोड़ दिया गया। सिंधु नदी जल समझौते के बाद भारत कैसे पानी का इस्तेमाल करेगा और कैसे भारत में बिजली बनेगी, तो पाकिस्तान का पानी उतरने लगेगा। हमारी इस रिपोर्ट में अब आप तफसील से देखिए। सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि दरिया चिनाब से जल्द बाहर आ जाएं, जो कि दरिया चिनाब का जलस्तर है फिर से बढ़ने वाला है। चिनाब का पानी फिर से बढ़ने वाला है। लोगों से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। दरिया चिनाब का जो जलस्तर है वह जल्द से जल्द बढ़ने वाला है। और जम्मू कश्मीर में आखिर ये अनाउंसमेंट क्यों की जा रही है, इस तस्वीर को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि दरिया चिनाब से जल्द बाहर आ जाएं। तस्वीर अखनूर की है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि लोग चिनाब नदी को इस तरह से पार कर रहे हैं। आज दरिया चिनाब पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चिनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चिनाब के अंदर होता था, लेकिन आज जो पूरा पानी बंद हो गया है, 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। दरअसल भारत ने बगलिहार डैम को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके बाद कश्मीर के रियासी सेक्टर में सोमवार दोपहर चिनाब नदी का जलस्तर 1.5 से 2 फुट पर आ गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि चिनाब के तल पर बिछे हुए पत्थर भी दिखने लगे। फिर क्या था, लोगों को नदी पैदल पार करने का ऐतिहासिक मौका मिल गया, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि हमेशा गरजने और उफनने वाली चिनाब को हमने पैदल भी पार किया है। लेकिन शाम होते होते डैम से पानी छोड़ दिया गया और चिनाब का पानी फिर से बढ़ने लगा। ऐसा माना जा रहा है कि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद अब रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने की कोशिश तेज होगी। इसके पहले सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की 2 बैठकें हो चुकी हैं। बैठक में कुछ दूसरे मंत्रालयों के मंत्रियों और अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है। भारत की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में रुकी हुई पनबिजली परियोजनाओं में तेजी लाई जाए। दरअसल सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पाकिस्तान को 6 महीने का नोटिस देना जरूरी था, लेकिन अब संधि सस्पेंड कर देने के बाद ऐसा करना जरूरी नहीं रह गया है और न ही डेटा शेयर करना जरूरी है।
इसके पहले समझौते का हवाला देते हुए पाकिस्तान अक्सर भारत की वैध योजनाओं में भी रोड़े अटकाता रहा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद भारत अब इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि अपने हिस्से के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। इसी के साथ भारत अब जम्मू कश्मीर में कई बिजली परियोजनाओं के काम में तेजी लाएगा। लेकिन भारत का ये विकास पाकिस्तान को डरा रहा है। आपको उन बिजली परियोजनाओं के बारे में जानना चाहिए जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और जो पाकिस्तान पर असर डाल सकती हैं। पहली है किशन गंगा परियोजना। जगह है बांदीपुरा में ये स्थित है। झेलम की सहायक नदी है। करीब 330 मेगावाट यहाँ पर बिजली का उत्पादन का लक्ष्य है और खासियत यह है कि नदी के जल को सुरंग के जरिए झेलम बेसिन में मोड़ा गया है। दूसरी परियोजना है सावलकोट परियोजना। जगह रामबन का इलाका है और ये चिनाब नदी पर है। इसकी क्षमता 1856 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी प्रस्तावित योजना है। किथाई 1 और किथाई 2 ये अगली परियोजना है। ये जगह है किश्तवाड़ में। नदी है चिनाब पर ये बनी हुई है और इसकी क्षमता 1320 मेगावाट बिजली के उत्पादन की है। इसकी खासियत है कि भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्य का हिस्सा ये बन सकती है। पाकुल दुल परियोजना ये किश्तवाड़ में है। मरुसुदर नदी पर है। ये कि चिनाब की एक सहायक नदी है। ये 1000 मेगावाट की परियोजना है और इसकी खासियत है रणनीतिक परियोजना है। 2026 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य है। अगली है रतले परियोजना। ये किश्तवाड़ में है। ये चिनाब नदी पर है। 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसका लक्ष्य है और खासियत है कि आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा रणनीति का ये हिस्सा है। छठी परियोजना किरू परियोजना है। ये भी किश्तवाड़ में है। ये चिनाब नदी पर है। इसकी क्षमता 624 मेगावाट है और खासियत है पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद पूरी तरह से ये वैध बताई जाती है। तो ये तो हुई बात हमारी जल परियोजनाओं की जिसको लेकर पाकिस्तान परेशान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पत्ता भी खड़कता है तो पाकिस्तान आजकल दहल जाता है। पाकिस्तान से सटे पंजाब के फिरोजपुर छावनी में 30 मिनट तक ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार ब्लैकआउट का रिहर्सल उनके इलाके में हुआ। वहीं 7 मई को देश के कई राज्यों में ऐसे रिहर्सल करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। कई जगहों पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इन सब सामरिक हलचलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सामरिक रणनीति पर काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। आज एनएसए अजीत डोभाल ने भी पीएम मोदी से फिर एक अहम मुलाकात की है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए कि सरकार की तरफ से क्या तैयारियां चल रही है पहलगाम हमले के संदर्भ में। 22 अप्रैल की घटना ने पूरे भारत को किस तरह झकझोरा है वो आप इन टॉप के नीति निर्धारकों के एक्शन से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार खुफिया इनपुट ले रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें जारी हैं। बल्कि राजनाथ सिंह के इस बयान ने जहां देश के लोगों को नया भरोसा दिया है, वहीं पाकिस्तान की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पहलगाम कांड पर पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश था, उस आक्रोश को राजनाथ सिंह के बयान में आप पढ़ सकते हैं। 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए कितनी मुकम्मल रणनीति बनाई जा रही है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस में 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे परेड में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने हालात के मद्देनजर अपनी यात्रा रद्द कर दी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को उसके किए की सजा दिलाने के लिए
ऐसे माहौल में रूस जाना मुनासिब नहीं समझा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हिंदुस्तान की तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मची है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मिल चुके हैं। इससे पाकिस्तान डरा हुआ है कि सरकार पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वैसे प्रधानमंत्री बिल्कुल शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भारत पहलगाम के गुनहगारों को ऐसी सजा देगा जो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत लगातार तैयारियों में जुटा है। इसके तहत पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर कैंट में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई। वहां 30 मिनट के लिए पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया, जिसमें आम लोगों से भी मदद ली गई। ये भी कहा गया था कि घर के बाहर इन्वर्टर और जनरेटर की लाइट न जलाएं। लोगों ने अपनी लाइट बंद रखी और कैंट में अंधेरा छाया रहा। ਜਦੋਂ ਕਿ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8-10 ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਭੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਸੈਨਾ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ तरह की उन्होंने रिहर्सल की, तैयार रहने, असी तैयार हैं। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत के आक्रामक तेवर के बीच गोला बारूद फैक्ट्रियों में अलर्ट कर दिया गया है और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL ने सभी प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान क्यों दिया होगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि भारत में पत्ता भी खड़कता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसकी सेना का दिल बैठने लगता है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कल के भाषण में कि जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसका क्या मतलब है, हिंदुस्तान के लोग क्या चाह रहे हैं? हमने इस मतलब को समझने की कोशिश की कुछ कारणों से कि क्या पहला तो यही कि क्या पाकिस्तान को भूखा सूखा रखा जाएगा, इसका मतलब ये है, या फिर अगला ये हो सकता है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाए।
तीसरा क्या हो सकता है? हाफिज सईद का खात्मा, जो कि लश्कर का प्रमुख है। चौथा, पीओके को कब्जा कर लेना, पीओके को हासिल कर लेना और भारत में पूरी तरीके से मिला लेना। और पांचवा, जनरल आसिम मुनीर की शामत आना, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं, पाकिस्तानी सेना के अगुवा हैं। आसिम मुनीर की शामत आए, क्या यही मतलब है राजनाथ सिंह की बातों का? क्या होगा कुछ दिनों में पता लग जाएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते एक और खबर की ओर। इस बीच अब पूरा देश एकजुट है कि पाकिस्तान ने जिस तरह हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाए हैं उसका बदला लिया जाए। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति सूझी। जिस राफेल की दहाड़ से पाकिस्तान के हौसले पस्त होने लगे, वो कांग्रेस के एक नेता को खिलौना नजर आता है। वो नींबू मिर्च दिखाकर मजाक उड़ा रहे हैं। ये वक्त मजाक का नहीं, सहयोग का है। लेकिन कांग्रेस के नेता पहलगाम कांड पर लगातार सेल्फ गोल कर पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ये वो लड़ाकू विमान है जो एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर लेता है। इस रफाल फाइटर जेट की ताकत इतनी है कि इसमें तैनात गन से 100 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को काल भी नहीं बचा सकता। इस रफाल फाइटर जेट में तैनात गन 1 मिनट में 2500 से ज्यादा फायर कर सकती है। ये वो फाइटर जेट है जो पाकिस्तानी सेना को किसी बुरे सपने की तरह सोते जागते डराता रहता है। इस रफाल के नाम से ही पाकिस्तानी सेना के पसीने छूटने लगते हैं। जिस रफाल पर देश को नाज है, वो रफाल कांग्रेस को खिलौना दिखता है। ये जनाब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी नेता हैं। और आप देख सकते हैं कि रफाल का प्रोटोटाइप दिखाकर और उसमें नींबू मिर्च लटकाकर ये इतने गंभीर मुद्दे को बच्चों का खेल बना रहे हैं। वही राफेल है जिसको आपने बात कही थी कि ये जब बहुत ही ये मजबूत फाइटर है, तो आज ये फाइटर में ये मिर्ची और नींबू कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। इस नाते आज हमने ये राफेल का मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया है। रफाल विमान के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। जब देश की रक्षा का सवाल हो, जब 26 निर्दोष नागरिकों की आतंकी हमले में मौत का हिसाब चुकाना हो, उस वक्त ऐसे मजाकिया अंदाज में आकर सेल्फ गोल करने का हुनर कांग्रेस को ही आता है। अब बीजेपी ने रफाल को खिलौना बनाने वाली कांग्रेस पर हमला बोला तो उसे मिर्ची लग गई। अब मिर्ची लगी भी तो कांग्रेस करे क्या? उसके नेता अजय राय पहले मजाक बना रहे थे, अब सफाई वाली दुहाई दे रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं।
आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। रफाल की फांस कांग्रेस के लिए पुरानी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस रफाल सौदे को चुनावी मुद्दा बनाया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते नहीं 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनाया जाएगा, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, 36 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे और हिंदुस्तान की सरकार 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देगी। ये राहुल गांधी नहीं कह रहा है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति होलैंड ने कहा है। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने अपने वोट से राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को नकार दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने रफाल का मुद्दा उठाना बंद कर दिया। लेकिन पहलगाम कांड के बाद कांग्रेस के अजय राय इसे खिलौना बताकर पाकिस्तान को हमला बोलने का मौका दे रहे हैं। हालांकि जब से पहलगाम हमला हुआ है, कांग्रेस लगातार सेल्फ गोल कर रही है। पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए गायब वाला पोस्टर जारी किया, जिस पर भद्द पिटी तो उसे वापस ले लिया। फिर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा था और अब रफाल को खिलौना बनाकर अजय राय ले आए। 22 अप्रैल के बाद से ही सरकार लगातार एक्शन में है, लेकिन विपक्ष और खासकर कांग्रेस बार बार यही पूछ रही है कि कार्रवाई कब होगी। कश्मीर की घटना को, आतंकवादी घटना को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम या ठोस जवाब नहीं आया। कार्रवाई करेंगे, अरे भाई कब करोगे कार्रवाई? ये घटना अभी हुई है तो तत्काल उसके लिए उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को, देशवासियों को यकीन हो कि आप सक्षम है जवाब देने के लिए। क्या देश को मालूम नहीं है कि क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है? जब उनका समय था, उनकी सत्ता थी, उनको मालूम था। कभी भी वो डरते थे, स्टेप लेने से डरते थे कि अगर हमने उठा लिया तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कहीं बवाल हो जाए। ये ऐसी सरकार नहीं है। जवाब देगी, मक्कम जवाब देगी। थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी पब्लिसिटी के लिए देश की आर्मी के ऊपर हमला करना बंद करिए, नहीं तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये जरूरी नहीं कि विपक्ष में हैं तो विरोध के नाम पर ही विरोध करें। विपक्ष में तो AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, लेकिन पहले दिन से ही उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि गुनाह पाकिस्तान का है, उसको सजा मिलनी चाहिए और इस मामले में वो सरकार के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। सिर पर तिरंगा बांधकर ओवैसी ने पाकिस्तान को हिंदुस्तानी एकता का संदेश देना था तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय हितों पर भी या तो सवाल उठाकर फंस जाती है या मजाक बनाकर। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। पाकिस्तान पहले दिन से दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही का रोना रो रहा है, लेकिन ये सबको पता है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बन चुका है, इसीलिए कोई भी देश उस पर यकीन नहीं करता। और तो और पाकिस्तान ने रूस से भी गुहार लगाई, लेकिन रूस ने बता दिया कि उसका भरोसा भारत पर है, पाकिस्तान पर नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत से पाकिस्तान और ज़्यादा परेशान हो उठा है।
टेलीफोन पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। दोनों के बीच हुई बातचीत की खबर इस्लामाबाद पहुंची तो पाकिस्तानी हुक्मरानों का गला सूखने लगा, क्योंकि पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। पुतिन ने इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन दिया। पुतिन ने हमले को अंजाम देने वालों को सजा देने की बात कही। पुतिन ने इस आतंकी संगठन को रचने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाने की बात की और पुतिन ने यह भी कहा कि सामरिक साझेदारी में रूस भारत के साथ खड़ा है। ये सारी जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक ट्वीट के जरिए दी। जैसे ही ये जानकारी पाकिस्तान तक पहुंची, पाकिस्तान की असेंबली में मुर्दनी छाने लगी। हिंदुस्तान की तरफ से पानी रोकने की बात हुई, जो पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान से ज़्यादा कौन जानता है कि दहशतगर्दी का नुकसान कितना ज़्यादा पाकिस्तान ने उठाया है। हम लोग को 70,000 से ज़्यादा लोगों के जानों के नजराने दे चुके हैं। उन्होंने शाहजहाँ में 90,000 लोगों ने शहीद हुए और पाकिस्तान से ज़्यादा कौन जानता है। तो हम सब ने इसको कंडेम भी किया वहाँ जो हुआ, मगर जो हिंदुस्तान की तरफ से पानी के मसले के ऊपर पानी रोकने की बात हुई और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात हुई, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रूस उसका साथ देगा। वो 1966 के ताशकंद समझौते वाले दौर में जीने लगा, लेकिन उसे भी नहीं पता कि 60 साल में भारत की ताकत कितनी बढ़ चुकी है और दुनिया कैसे भारत को देखती है। जिस रूस से पंचायती की गुहार पाकिस्तान लगा रहा था, उसके राष्ट्रपति ने तो भारत के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। एक तरफ पुतिन और पीएम मोदी की बात हुई तो दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी बात हुई। तो तीसरी तरफ खबर है कि पुतिन ने इस साल के आखिर में भारत आने का न्योता कबूल कर लिया। इसके बाद पाकिस्तानी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि वो झेलम में पानी की जगह खून बहाने वाला बयान क्यों दे गए। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के नेताओं से लेकर आम लोगों तक को यही लग रहा है कि उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पूरे देश को बुरी तरह फंसा दिया है। कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तानी नेता एटम बम की धमकी दे रहे थे। वहां अब उसी देश के एक नेता ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान का एक सांसद बोल रहा है कि अगर युद्ध छिड़ा तो वो इंग्लैंड चला जाएगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। एक तरफ सैनिक मोर्चे पर पाकिस्तान की हालत खराब है तो दूसरी तरफ आर्थिक सवाल उस तंगहाल देश का इम्तिहान ले रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। और तो और जिस चीन पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने भी पल्ला झाड़ दिया है कि शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ के गुनाहों की सजा तुम भुगतो और तुम्हारा देश भुगते। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। इस बीच एक सवाल यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। हमने मार्केट के जानकार से इस बारे में बात की, आप भी सुनिए उनकी क्या सलाह है। देखिए, जो अभी इंडिया पाकिस्तान का कंप्लीट सिचुएशन हो रहा है, इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ था और पास्ट की सिचुएशन में किस तरीके से इंपैक्ट हुआ था मार्केट में। हमारे पास जो इंसिडेंट्स अवेलेबल है वो सिर्फ अवेलेबल है कारगिल वॉर का, जो 1999 में हुआ था। जब तक वॉर का कंफ्यूजन चल रहा था, मार्केट टॉप से करेक्ट हो गया था 13%, पर जिस दिन वॉर डिक्लेयर हो गई थी, मार्केट अपना बॉटम बना के वापस से पॉजिटिव मूव देने लग गया था। मजे की बात यह है कि जब तक वॉर चल रही थी, मार्केट ऑलरेडी 40% तक बढ़ चुका था। और ऐसा सिर्फ इंडिया की वॉर में नहीं, इंटरनेशनल जितनी भी वॉर्स हुई ना, हर एक इंसिडेंट्स में बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन आपको या इंडिकेशन आपको ये मिलता है, जब तक वॉर का कंफ्यूजन है मार्केट वॉलेटाइल रहता है ऑन द डाउन साइड, पर जिस दिन वॉर क्लियर हो जाती है उस दिन मार्केट का बॉटम बन जाता है, बिकॉज मार्केट को पता होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इन द सेम वे इस बार जब तक मॉक ड्रिल्स हो रही है या दोनों कंट्रीज प्रिपेयर कर रही है या छोटे मोटे एक्शंस ले रही है, तब तक हमारे लिए चीजें नेगेटिव रहेगी।
या हमें कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में। पर अगर बाय चांस कभी भी वॉर हो जाती है, आप ही समझ लीजिएगा कि वहां पे मार्केट में एक ऐसा मौका है जो कोविड के बाद का सबसे बड़ा मौका प्रोबेबली आपके सामने होगा, तो उसको हम फोकस में डाल सकते हैं और काम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। पर अभी जब तक कंफ्यूजन चल रहा है, अगले 2 से 3 महीने तक आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए रेडी रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इम्तिहान कोई भी हो, नतीजा अगर मन मुताबिक ना हो तो आमतौर पर लोग निराश होकर सर पकड़ लेते हैं। उसमें माता पिता के डर से या सामाजिक दबाव से कई बार बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि कोई भी इम्तिहान आखिरी नहीं होता। कर्नाटक के बागलकोट में एक छात्र 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन ऐसा रिजल्ट आने के बाद उसके घर वालों ने जो कदम उठाया वो एक मिसाल बन सकता है। देखिए हमारी ये दिलचस्प रिपोर्ट। ये हैं कर्नाटक में बागलकोट के बसवेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले अभिषेक चोचला गुड्डा। पहले पिता ने, फिर मां और दादी ने केक खिलाकर आशीर्वाद दिया। आज न अभिषेक का जन्मदिन है, न अभिषेक ने कोई बड़ा कारनामा किया है। बस अभिषेक का मन जरा उदास था। इस उदासी की वजह केक पर लिखी है 200/625 यानी 32%। यह 10वीं की परीक्षा में अभिषेक का स्कोर कार्ड है। जाहिर है वो फेल हो गए, और जब फेल हुए तो कुछ दोस्तों और परिचितों ने मजाक भी उड़ाया, जिससे अभिषेक उदास थे। लेकिन घर वालों ने बेटे का मनोबल गिरने नहीं दिया। आगे के इम्तिहान के लिए अभिषेक का हौसला बना रहे, इसके लिए घर वालों ने केक मंगवाया। अभिषेक का रिजल्ट भी किसी से नहीं छिपाया। केक पर परसेंटेज के साथ हासिल अंक लिखवाया और इस छोटे से जश्न का वीडियो भी बनाया। माता पिता ने बेटे से कहा कि वो परीक्षा में भले ही फेल हो गया, लेकिन जीवन में फेल नहीं हुआ। उन्होंने अभिषेक को फिर से कोशिश करने की सलाह दी और अगली बार सफल होने का आशीर्वाद भी दिया। अभिषेक के घर वाले कहते हैं कि दबाव डाला जाए तो बच्चों का मनोबल टूटता है, जबकि जरूरत इस बात की है कि उन्हें आगे के इम्तिहान के लिए प्रेरित किया जाए। अभिषेक कह रहे हैं कि परिवार वालों की बातों ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। इस बार परीक्षा में बैठेंगे तो जरूर पास होंगे। परीक्षा की नाकामी से पैदा प्रेशर को अभिषेक और उनके घर वालों ने जिस तरह हैंडल किया, उसकी खूब तारीफ हो रही है। जीवन में सफलताएं किसके हाथ नहीं आती। हताश नहीं होना है, और अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको हताश नहीं होने देते, तो इससे बेहतर और जिंदगी क्या हो सकती है। अभिषेक के साथ उसके माँ बाप ने कुछ ऐसा ही किया है। आज इसी नोट पर खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।